हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 6, जो कि है आपकी एनसीईआरटी बुक में। उसका वन शॉट वीडियो हम देखने वाले हैं। और हम क्या देखने वाले हैं, हाँ, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। पर पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, हम सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम क्या होता है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम, दिस चेंजेस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। अब क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो कुछ चेंजेस अगर उनके एनवायरनमेंट में हो रहा है तो उस एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करते हैं, ओके। और वो चेंज को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं से जाते रहते हो और आपको अच्छी खुशबू आती है तो आप बोलते हैं हाँ कितनी अच्छी खुशबू, और वहीं जब आपको बदबू आती है तो आप अपनी नाक बंद कर लेते हो, सांस रोक लेते हो, है ना। तो ये क्या है, चेंज इन एनवायरनमेंट। क्या हुआ कि आपका जो सराउंडिंग है, जो एरिया है, उसमें क्या हुआ कि बदबू आने लग गई, स्मेल से रिलेटेड कोई चेंजेस हुए और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्क किया, आपने अपनी नाक बंद कर ली, राइट। और वहीं जब आपकी फोटो क्लिक होती है, फ्लैश लाइट चमकती है, तो आप क्या करते हो, आईज बंद कर देते हो, अपने आप ही हो जाता है ये, तो है ना। तो ये क्या हुआ, जो फ्लैश लाइट थी वो क्या था, वो था चेंज इन एनवायरनमेंट, और हमारी जो आईज ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। ऐसे अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अगर उनके एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। For survival, an organism's body must respond correctly to various stimuli it receives. Okay? अब क्या होता है, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, हम जिंदा रहें उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, जो भी स्टिमुलाई हम रिसीव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। अब क्या हुआ कि फ्लैश लाइट चली और हमने नाक बंद कर ली, तो ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैश लाइट चलेगी, हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है उस लाइट से, इसलिए आंखें बंद होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि हम नाक बंद कर लेंगे अपनी, है ना। तो इसलिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को करेक्टली रिस्पॉन्ड करना चाहिए अगर उनके एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो, ओके। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो रिस्पॉन्ड करने वाली बात है वो दो सिस्टम के बेसिस पे होती है, मतलब दो सिस्टम हेल्प करते हैं। कौन कौन से, नर्वस सिस्टम हो गया और एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हम पहले चैप्टर में अंदर जाएं और डीप में बढ़े, उससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली इस चैप्टर में यूज करेंगे। क्योंकि हमें टर्म्स ही नहीं पता होगा तो हमें समझ में क्या आएगा कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, राइट। तो हम पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। स्टिमुलाई, स्टिमुलस. Stimulus is an agent, factor, chemical or change in external or internal environment which brings about a reaction in the organism. ओके, स्टिमुलस क्या है, कोई एजेंट हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। मतलब स्टिमुलाई क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन है, कोई चेंज है, ठीक है, जिसको हमारी बॉडी रिसीव करती है और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती है, दैट इज नोन एज स्टिमुलाई। फिर आता है रिस्पॉन्स, द चेंज इन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टिमुलस। ओके, अब जो स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी एक्ट कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स, राइट। अगर आपको कहीं डीजे बजते रहते, बहुत लाउड म्यूजिक है, तो अपने कान बंद कर लेते हो ताकि भैया कान में जो इरिटेशन हो रही है वो ना हो, तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ, है ना। अब रिसेप्टर्स आते हैं। Receptors are cells, tissues or organs which are capable of receiving a particular stimuli and initiate response. अब receptor क्या है, receptor है कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है जो इन स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। कहीं कहीं लिखा होता है कि रिसेप्टर्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, ओके। क्या होता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ये स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। पहले रिसीव होगा फिर रिस्पॉन्स होएगा, ओके। Then comes fourth number पे है effector, muscles or glands which contract or secrete substances on receiving an impulse from the brain or spinal cord. अब क्या हुआ, effector वो पार्ट है जिसको एक्ट करना है। स्टिमुलस आया,
ठीक है। अब क्या हुआ, स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने रिसीव किया। और अब ये रिस्पॉन्स दिखाना है, हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कौन करेगा, जिस पर्टिकुलर इफेक्टर को करना है, ठीक है। इफेक्टर क्या है, कोई मसल्स हो सकते हैं, कोई ग्लैंड्स हो सकते हैं, जो ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। कहाँ से करते हैं, पहले जो भी सिग्नल्स आते हैं ना, वो सबसे पहले जाते हैं हमारे ब्रेन में। फिर ब्रेन जो है वो ऑर्गन को, इफेक्टर को क्या कमांड देता है कि भैया तुम्हें ये काम करना है, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को, ओके। तो इफेक्टर जो है वो मसल्स होता है, ग्लैंड होता है, जिसको एक्चुअल में वर्क करना है। जैसे आईज की मसल्स हमारी काम करती है, जब फ्लैश लाइट चमकती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, तो आईज की क्या है, मसल्स है। आईज क्या है, इफेक्टर है। मसल्स क्या है, इफेक्टर है, ओके। और रिस्पॉन्स क्या दिया हमने, आईज अपनी बंद कर ली, ये रिस्पॉन्स हुआ, ओके। तो सबसे पहले जो भी सिग्नल्स आते हैं वो पहले हमारे ब्रेन तक जाते हैं, फिर ब्रेन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को, जिनको काम करना है एक्चुअल में, उनको कमांड दे दें कि भैया तुम्हारे लिए काम आ गया है, तुम्हें ये करना ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 5 टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसेप्टर्स, ओके। हम 5 टाइप के जो ह्यूमन रिसेप्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले आता है फोनो रिसेप्टर। फ़ोन, हमारे पास फ़ोन आता है, हम कान में लगा के सुनते हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ईयर्स में प्रेजेंट होता है, ओके। अब कान का काम क्या होता है, हमारे ईयर्स का काम क्या होता है, हमारे ईयर्स का काम होता है सुनने का, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं, सेंस ऑफ साउंड, ओके। फोटो रिसेप्टर, फोटो खींचेगी मेरी और मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, आईज में प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहे हैं, सेंस ऑफ साइट बता रहे हैं, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये सब कौन बता रहा है, हमारे आईज बता रही है, क्योंकि आईज में क्या प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है, ओके। देन कम्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये आते हैं नोज में। फोटो और फोन तो याद करना इजी है, ठीक है, आप कोरिलेट कर सकते हो। ऑल्फैक्टरी को आपको याद रखना है कि ये नोज में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या बताते हैं, स्मेल। हमारी नाक का काम क्या होता है, नाक का काम होता है खुशबू, बदबू, ये सारी मतलब स्मेल्स को स्मेल करना, है ना। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो नोज में प्रेजेंट है, ओके। फिर आता है थर्मो रिसेप्टर्स, यहाँ पे ऐसा आ गया, यहाँ पे होना चाहिए था थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो का मीन्स होता है कि थर्मल स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें सेंस ऑफ टच, पेन, ओके, और हीट बताते हैं, राइट। फिर आते हैं हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं टेस्ट की। जो आपको यमी यमी छोले भटूरे और पिज़्ज़ा आपको बहुत टेस्टी लगता है, वहीं करेले की सब्जी नहीं खानी है, गिल की नहीं खानी है, तो ये सारे टेस्ट कौन बताता है, टंग। टंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ओके। चलिए, ये हमने बात करी 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, ओके। इट इज द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, इट एडजस्ट द बॉडी विद द सराउंडिंग, ओके। तो ये नर्वस सिस्टम क्या है, ये चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है, XYZ जो भी काम हो रहा है, वो ऑर्गन तो कर रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर सिस्टम जरूर कर रहा है, बट उसको कौन करवा रहा है, उससे करवा रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, ओके। इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, राइटिंग, जितने भी वॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं। वॉलेंटरी एक्टिविटीज क्या होता है, ऐसे एक्शंस, वॉलेंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, मैं चल रही हूँ तो मेरे कंट्रोल में, मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी कंट्रोल में है कि कब मुझे डांस करना है, अब मुझे डांस नहीं करना है, मुझे चलना है, अब मुझे बैठना है। तो ये सारे क्या है, वॉलेंटरी एक्शंस है, जो जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ओके। इट रेगुलेट्स इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग, पंपिंग ऑफ हार्ट, ओके। अब ये इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग। अब सांस लेना तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती कि भाई अभी सांस नहीं लेना है मेरे को, अभी 10 मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे ब्रीदिंग से, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, राइट। फिर वही पंपिंग ऑफ हार्ट आ जाता है, जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट तो रेस्ट कर नहीं सकता, वो थ्रू आउट लाइफ काम करता है, राइट। इट हेल्प्स टू रिमेंबर रीजन और थिंग, कुछ चीज़ याद करनी है तो हम लोग क्या ऐसे सोचते हैं, कुछ चीज़ को रीज़न देना है, कुछ याद करना है, सोचना है, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है।
ओके अब क्या होता है ना, ब्रेन के नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके तो सीएनएस भी बोलते हैं और उसको पीएनएस भी बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, जो नर्व्स निकल रही हैं उनको हम बोलते हैं, वो किस में आता है, वो आता है पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ओके जैसे कि क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से निकल रही हैं, और स्पाइनल नर्व्स, ओके जो हमारे स्पाइन से इमर्ज होती हैं, राइट। तो दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल में आता है जो इन नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल रही है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, नर्वस सिस्टम का सबसे पहला काम तो यह है कि उसको क्या इंफॉर्मेशन रिसीव करना है। कोई चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, चाहे वो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल हो, ओके या इंटरनल हो, या हमारी बॉडी में कोई चेंज आया है, या हमारे बाहर के वातावरण में कोई चेंज आया है, तो उसको कौन रिसीव करेगा, नर्वस सिस्टम रिसीव करते हैं। ओके टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से भी ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करेंगे। ओके तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट से भी सिग्नल्स को, रिस्पॉन्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, फिर ये नर्वस सिस्टम जो है कमांड करते हैं मसल्स को, ग्लैंड्स को कि ये बदलाव आ चुका है, ये चेंजेस आ चुके हैं, अब तुमको इसके रिस्पॉन्स में काम करना है, इसको रिस्पॉन्ड करना है। ओके तो ये सारा काम होता है किसका, नर्वस सिस्टम का। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन्स है, जिसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। These are highly specialized cells, helps to transmit signals to and from different parts of the body. ये क्या करता है, ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और ये अलग अलग बॉडी पार्ट से सिग्नल्स को रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ओके क्या करता है ये, अलग बॉडी मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिखा है ना यहाँ पे, अलग अलग बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन तक ले जाएगा, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा। ओके अब ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके तो सबसे पहला पार्ट आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, जो बताया ना मैंने अभी कि नर्व सेल्स जो होते हैं वो सिग्नल्स रिसीव करते हैं। तो नर्व सेल ये पूरा ये स्ट्रक्चर जो है नर्व सेल का है। नर्व सेल का जो डेंड्राइटिक पार्ट्स होता है, जो डेंड्राइट्स होते हैं, वो सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। कौन करते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव करने का काम करते हैं। फिर आता है सेल बॉडी। ओके सेल बॉडी क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेस एंड कीप्स द सेल फंक्शनल। ठीक है सेल को ये फंक्शनल रखने के लिए, मतलब सेल काम करते रहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूक्लियस जो है, ये जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस का है, वो क्या करता है, कंट्रोल्स द एंटायर न्यूरॉन, पूरे नर्व सेल को ये कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आता है एक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसफर करने का काम करती है। ओके से डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर कहाँ आता है, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से ये जाते हैं एक्सॉन तक। एक्सॉन ट्रांसफर सिग्नल्स टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स। एक्सॉन जो है वो सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है या तो दूसरे सेल तक या तो ऑर्गन्स तक। फिर एक्सॉन सेल के पास क्या होते हैं ना कि माइलिन शीथ होती है। ओके माइलिन शीथ होती है, ये क्या करती है, ये सिग्नल्स जल्दी फॉरवर्ड हो सके, ठीक है, जल्दी से जल्दी ब्रेन तक पहुंचेंगे, ब्रेन से वापस इफेक्टर तक पहुंचे, तो उसका काम कौन करता है, माइलिन शीथ। ओके फिर आता है आपका एक्सॉन टर्मिनल, इसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल में ना यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स।
न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, क्या होता है ना यहाँ पे कि यहाँ से दूसरा नर्व सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब जो दो नर्व सेल के बीच का गैप है, जंक्शन है, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं हम? साइनैप्स। ओके, तो साइनैप्स में क्या होगा? साइनैप्स में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है, जो सिग्नल्स हैं, वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी तक कैसे थे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से, इम्पल्सेस से। अब साइनैप्स में जैसे ही पहुंचेंगे, जैसे एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचते हैं, फिर सिग्नल इम्पल्सेस कहाँ जाते हैं? साइनैप्स में जाते हैं, जो बीच का जंक्शन है दो न्यूरॉन्स का। ओके, तो वहाँ पे सिग्नल्स के साथ, इम्पल्सेस के साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी आ जाते हैं उस गैप में, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल सिग्नल्स में। ओके, फिर इन केमिकल सिग्नल्स को कौन रिसीव करता है? डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, और ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। ठीक है, कितने टाइप के नर्व सेल्स होते हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि ये ब्रेन तक, ठीक है, ब्रेन तक ये सिग्नल्स, इम्पल्सेस लेकर जाते हैं। दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ओके, रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या रिसीव करते हैं? इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, और फिर सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो इन्हीं रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेते हैं, और ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एफरेंट न्यूरॉन। इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन वी हियर अ साउंड, द सिग्नल इज कैरीड फ्रॉम द इनर ईयर टू द ब्रेन। ओके, एग्जाम्पल क्या दिया है कि आप कोई भी आवाज़ सुनते हो तो क्या होता है? इनर ईयर से वो सारी साउंड्स की जो भी सिग्नल्स हैं वो कहाँ जाती हैं? ब्रेन तक जाती हैं, और कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। ईयर में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? फोनो रिसेप्टर। फिर आता है मोटर न्यूरॉन। They carry information from the brain cells to the effector organ that need to respond according to the signal sensed. ओके, सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? ऑर्गन से वो कहाँ? ब्रेन तक लेके जाती है। अब ब्रेन से उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जिसको काम करना है, जिसको एक्चुअल में एक्ट करना है, उस तक कौन सा न्यूरॉन लेके जाता है? मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन से ऑर्गन तक मोटर न्यूरॉन। ओके, These are also called efferent neuron. इनको हम क्या बोलते हैं? efferent neuron भी बोलते हैं। Example, the brain cells transmit signals to the muscle cells in the hand, enabling us to remove our hand from a hot object. Okay? ब्रेन सेल्स जो हैं वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मसल्स तक। तो कौन सी मसल्स तक? हैंड मसल्स तक। अगर आप कुछ भी गर्म चीज़ छू लेते हो तो, और ताकि हम अपना हाथ वहाँ से हटा लें। ओके, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन इज इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो है ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। इनको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को रिले करते हैं। ओके, तो क्या काम करते हैं? दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं कि सेंसरी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और मोटर को देते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है वो पहले इंटर न्यूरॉन के पास जाएगा। इंटर न्यूरॉन फिर किसको देगी? मोटर न्यूरॉन को। ओके, तो पहले सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और देन मोटर न्यूरॉन। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इनको हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलेइंग का काम कर रहे हैं। अब आते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कोई भी गर्म चीज को छुआ, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली वहां से हट जाता है। ऐसा तो नहीं कि हाँ भी गर्म लग रहा है, भी थोड़ा जलने तो फिर हम हाथ हटाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है ना? तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? अ रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक involuntary and rapid response to a stimulus which minimizes any damage of the body from potentially harmful conditions such as touching something hot. सॉरी, थोड़ा गला खराब हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या है? ऑटोमेटिक है, इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक्शंस जो होते हैं रैपिड होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं,
ताकि ये हमारे किसी पार्ट को, किसी ऑर्गन को डैमेज होने से, हार्मफुल कंडीशन से बचा सके। ओके अगर हमारा हाथ तुरंत से वो हॉट ऑब्जेक्ट से नहीं हटेगा तो हमारा हैंड बर्न हो सकता है। ओके तो डैमेज से बचाने के लिए ये रिस्पॉन्स होता है, और इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? इसको करता है स्पाइनल कॉर्ड। लिखा भी होगा, हाँ, हियर द स्पाइनल कॉर्ड हैज अ मेजर रोल टू प्ले। अब आप बोलोगे कि मैम ब्रेन तक क्यों नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड क्यों ऐड करता है? क्योंकि जहाँ पे भी सोचने समझने की चीज़ आ जाती है वहाँ पे हमारा ब्रेन ऐड करता है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी के पास क्या सोचने का टाइम नहीं है, तुरंत एक्शन लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे सोचने का वाला काम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, वहाँ पे कौन ऐड करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जहाँ पे हमें सोचने का टाइम नहीं है, इसलिए ये स्पाइनल कॉर्ड ही जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। ओके और जहाँ सोचने की वो आ जाती है कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, मैं हाथ जलने दूँ कि हटा लूँ, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेन। Okay, the reflex arc shows the pathway through which the reflex action occurs. Reflex action occurs. अब बच्चों को ना रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि मैम ये दो अलग अलग चीज़ें हैं बट सेम ही है, क्या मतलब है इसका, क्या डिफरेंस है इसका? तो इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन का तो मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्शन होता है वैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन भी होता है। ओके अब रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है कि कैसे रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन में गया, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल्स कहाँ गए, स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन तक पहुंचे, फिर इंटर न्यूरॉन से कैसे मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से वापस कहाँ? इफेक्टर तक आए। तो ये पाथवे, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ओके रिफ्लेक्स एक्शन इज एन एक्शन बट रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पाथवे है कि कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, कैसे वो जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से वापस ऑर्गन तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। ये बहुत ही बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओके और सीधे सीधे पूछ लिया जाता है रिफ्लेक्स आर्क क्या है, पाथवे बताइए रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको क्या बोलते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद से कि आर्क और एक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है तो हम एक बार देख लेते हैं क्या पाथवे है। द फर्स्ट इवेंट बिगिंस विद द रिसेप्टर डिटेक्टिंग स्टिमुलस फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन। ओके तो सबसे पहले क्या होता है? रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और फिर कहाँ जाता है? सेंसरी ऑर्गन में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वो पहले स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। द स्टिमुलस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और केमिकल्स, ये हम बात कर चुके हैं। एक बार हम ये डायग्राम देख लेते हैं। अगर पाथवे पूछा गया तो आपको ऐसे शो करना है, स्टिमुलस जैसे हीट। ओके अब ये स्टिमुलस को किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने, ऑर्गन ने। फिर रिसेप्टर से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ये जाएगी सेंसरी न्यूरॉन तक। सेंसरी न्यूरॉन से ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? रिले न्यूरॉन। क्या प्रेजेंट है? रिले न्यूरॉन। ओके रिले न्यूरॉन से ये आएगा मोटर नर्व्स पे। ठीक है रिले न्यूरॉन से कहाँ आएगा? ये मोटर नर्व्स में आएगा। मोटर नर्व से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? इफेक्टर तक, जिसको काम करना है मसल्स तक, ऑर्गन्स तक, और फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स कैसे होगा? जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड। ओके तो ये पूरा पाथवे है जो कि आपको अच्छे से अगर पूछा जाएगा तो बनाकर आना है। This is followed by the sensory neuron sending a signal to the relay neuron. अब क्या है? सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स किसको भेज रही है? रिले न्यूरॉन को भेज रही है। और रिले न्यूरॉन कहाँ है? मैंने बताया था, इसको हम इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। ओके द रिले न्यूरॉन देन सेंड्स द सिग्नल टू द मोटर न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करेगी? सेंसरी से लेगी इंफॉर्मेशन और मोटर न्यूरॉन को दे देगी। The motor neuron sends a signal to the organ or a cell that acts to the stimuli called the effector. अब ये मोटर न्यूरॉन जो है ये ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगी या सेल तक, जिसको स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग काम करना है, और उसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टर। The effector produces an instantaneous response. Okay? तो फाइनली एट द एंड क्या हो जाता है? इफेक्टर जो है वो इंस्टेंटेनियस मतलब जल्दी से रिस्पॉन्स दिखाता है। जैसे यहाँ पे छुआ, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक गए, स्पाइनल कॉर्ड से वापस आए और हमारा हाथ इंस्टेंटेनियस मतलब जल्दी से वहां से हट गया। ओके अब हम बात करते हैं किसकी? ब्रेन की।
इट इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन जो है मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मतलब जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। आप बोलोगे मैम हार्ट अपना काम करता है, हाँ भाई हार्ट अपना काम कर रहा है, बट हार्ट को कमांड कौन दे रहा है, कौन फंक्शनिंग हमारी कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन। अब ब्रेन से कितने पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, फोर ब्रेन है। मिड एकदम छोटा सा बीच का पार्ट होता है और हाइंड ब्रेन जो होता है वो लोअर पार्ट होता है। ओके, अब इनके ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग। ओके, तो फोर ब्रेन क्या करता है, हम फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं। फोर ब्रेन क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है बाकी सारे सेंस ऑर्गन से। ओके, तो कौन से सेंस ऑर्गन हो गए, हमने पढ़े थे आईज में होते हैं कौन से, फोटो रिसेप्टर्स, ईयर्स में कौन से होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स, स्किन में कौन से होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंड टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, इट इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट। क्या होते हैं ये, वॉलंटरी मूवमेंट को भी कंट्रोल करते हैं। वॉलंटरी एक्शंस का मैंने मतलब बताया है कि जो भी एक्शंस हमारे कंट्रोल में है, चलना, दौड़ना, भागना, कुछ उठा के खाना या पीना, तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में है। ओके, इट चेंजेस अवर बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज। ये हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है, जो भी हमने हमारे पास्ट में एक्सपीरियंस करा है या जो भी हमें याद है। ठीक है, वो एक कहावत है ना कि छाछ क्या, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो क्यों, दूध से हम जल चुके हैं, कॉफ़ी से हमारी टंग जल जाती है, बर्न हो जाती है, उसके बाद जो छाछ होती है जो दही से बनता है वो भी लोग क्या फूक फूक के पीते हैं ताकि वापस ना जल जाए। ओके, तो ये क्या है, बिहेवियरल चेंज है जो कौन परफॉर्म करता है, फोर ब्रेन परफॉर्म करता है। इट मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये क्या एक बैलेंस बना के रखता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, कि स्टिमुलस रिसीव करा है तो उसके अकॉर्डिंगली एकदम करेक्टली कैसे हमारे ऑर्गन्स को या पार्ट्स को फंक्शन करना है वो कौन कोऑर्डिनेट करता है, हमारा फोर ब्रेन। ओके, अब फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। यहाँ पे पिक्चर नहीं है बट कहीं तो होगी। ओके, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, सेरिब्रम वाला पार्ट है। ओके, सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम, और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम, जो हम हाइंड ब्रेन में देखेंगे। फाइन, अब सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम के क्या फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं हम। लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स रीडिंग, हियरिंग, थिंकिंग, विजन, लर्निंग, इमोशंस एक्सेट्रा। ओके, लार्जेस्ट पार्ट है, हियरिंग में हेल्प करता है, सोचने समझने में हेल्प करता है, विजन में कि हम क्या देख रहे हैं, कुछ याद करने में, और हमारे इमोशंस। ठीक है, जैसे डॉग्स को देख के आपको इमोशंस जग जाते हैं ना, बेचारे को हमें रोटी दे देनी चाहिए, भूखा है, तो क्या इमोशंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरिब्रम। फिर आता है हमारा थैलेमस। ओके, इट हेल्प्स इन रिलेइंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग मोटर इंफॉर्मेशन फॉर कोऑर्डिनेशन। ये क्या करता है, ये रिलेइंग का काम करता है। ठीक है, रिलेइंग मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है और मोटर इंफॉर्मेशन तक ट्रांसफर करता है ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके। ओके, फिर आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत सारी चीज़ें करता है। इट कंट्रोल्स एपेटाइट, भूख जो आपको लग रही है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कर रहा है। बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट कितनी तेजी से बीट करना चाहिए, कितने पर मिनट में बीट करना चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी, मूड एंड इमोशंस, एंड ऑल्सो कंट्रोल्स द टेस्ट एंड स्मेल। ओके, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्लड प्रेशर करता है, बॉडी टेम्परेचर करता है, रेट ऑफ हार्ट बीट करता है, मूड इमोशंस कंट्रोल करता है, और ये भी कंट्रोल करता है कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं और जो स्मेल कर रहे हैं वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इट सिंथेसाइजेस एसेंशियल हार्मोन, और इसका दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि ये एसेंशियल हार्मोन्स भी बनाता है, सिंथेसाइज करता है, सिक्रीट करता है। ओके, ये बात हुई किसकी,
फोर ब्रेन की। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की कि मिड ब्रेन क्या काम करता है। इट एक्ट एज अ ब्रिज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन तक कोई सिग्नल जाने हैं तो वो कौन ट्रांसमिट करता है, हमारा मिड ब्रेन। ओके, क्लियर है। इट मेनली कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। ये जो मिड ब्रेन है ना, ये सिर्फ किस में हेल्प करता है कि जो हम देख रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। मिड ब्रेन का बस इतना ही फंक्शन है क्या, कि ये फोर ब्रेन से सिग्नल्स लेता है और हाइंड ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। और क्या कर रहा है ये, कि कंट्रोल कर रहा है जो भी चीज़ हम देख रहे हैं और जो भी चीज़ हम हमारे कानों से सुन रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, या तो आप मेडुला भी बोल सकते हो। तो सेरिबेलम जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ, राइट। तो ये सेरिबेलम जो है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट और फर्स्ट द लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन का, सेरिब्रम, और सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड मेंटेन्स पोस्चर। ये हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है कि अब भैया हम खड़े हैं तो खड़े खड़े गिर ना जाए। ओके, हम चल रहे हैं तो हम अच्छे से पोस्चर मेंटेन करके चलें, ऐसे लड़खड़ाते हुए ना चलें, राइट। तो ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारा सेरिबेलम। हमारी बॉडी मूवमेंट्स में जो बैलेंस बन रहा है कि आप हाथ से काम भी कर रहे हो, चल भी रहे हो, तो ये कौन बैलेंस बना के रखा है, सेरिबेलम। ओके, और ये क्या कर रहा है, हमारे पोस्चर को मेंटेन कर रहा है कि हम सोते सोते गिर ना जाएं, खड़े ना हो जाएं, खड़े खड़े गिर ना जाएं। तो ये बातें हैं सेरिबेलम के अंडर में, ठीक है। पॉन्स इज कंसर्न विद रेगुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथिंग रेट, स्लीप साइकिल। ओके, तो पॉन्स के पास क्या है, पॉन्स जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीथिंग रेट, कि ब्रीदिंग कितनी जल्दी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए या रिलैक्सिंग होनी चाहिए या नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। रिलैक्सिंग मतलब एकदम धीरे धीरे, तो वो पॉन्स कंट्रोल करता है। ओके, स्लीप साइकिल भी हमारा पॉन्स कंट्रोल करता है। फिर आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ना, वो सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, या हार्ट बीट कंट्रोल करता है। रेट ऑफ हार्ट बीट कौन कर रहा था, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हार्ट बीट होती रहनी चाहिए, हार्ट बीट करते रहना चाहिए, वो मेडुला करता है। उस कितनी तेजी से करना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, वो हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ब्लड प्रेशर हो गया, कफिंग, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग एंड ब्रीदिंग। ओके, क्या वॉमिटिंग, सलाइवेशन, कफिंग, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें जो हैं हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कंट्रोल करता है। तो ये बात हुई हमारी किसकी, ब्रेन के पार्ट्स की, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या फंक्शन है, लार्जेस्ट पार्ट क्या है, कौन सेंस ऑफ हियरिंग, विजन, ये सब कंट्रोल करता है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की। अब ब्रेन जो इतना इम्पोर्टेंट, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, उसको बचाव तो रख करके रखना है ना, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जो ये ब्रेन होता है ना, ये होता है बोनी बॉक्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। द ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम एंड इज अ पार्ट ऑफ द स्कल। वो हमने पिक्चरों में देखा है कि जब भी कोई जादू टोना करता है, ठीक है, ब्लैक मैजिक वगैरह, तो भूत वूत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये पूरा स्कल यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा ये पूरा जो चेहरा है, सर से लेके चेहरा का पार्ट होता है, दैट इज़ नोन एज स्कल। बट ये जो ऊपर का पार्ट है ना, ये बस जो ऊपर का पार्ट है, ये क्या है, क्रेनियम। ये पूरा स्कल है, स्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है, खोपड़ी वाला हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। ओके, तो इनसाइड द ब्रेनी बॉक्स, ब्रेनी बॉक्स क्या है, ब्रेन बॉक्स क्या है, क्रेनियम ही है, बोनी बॉक्स या ब्रेन बॉक्स। इनसाइड द ब्रेन बॉक्स देयर इज अ फ्लूइड फिल्ड balloon that act as a shock absorber spring cushion called meninges. ओके, अब जैसे ये बोनी बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं, 3 लेयर्स मिलते हैं, ठीक है, 3 लेयर्स मिलते हैं। ये 3 लेयर्स कैसे होते हैं, ये 3 लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं हम, मेनिंजेस, जो क्या करते हैं, कुशन की तरह काम करते हैं। अब इनमें ना फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड फिल्ड लिखा है,
ठीक है। अब इनमें ना बहुत सारा फ्लूइड भरा रहता है और ये फ्लूइड जो है वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। फ्लूइड जो है वो शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है और जो मेनिंजेस है वो कुशन का काम करती है। द फ्लूइड इज कॉल्ड द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। मतलब सेरिब्रम हो सकता है में जो प्रेजेंट है और स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट है उस फ्लूइड को हमने नाम दिया है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कब काम आती है? रिफ्लेक्स सेक्शन में काम आती है, जहाँ पे हमारे पास सोचने समझने के टाइम नहीं है, हमारी बॉडी को तुरंत ही काम करना है, उसमें आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्ट बाय द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन से। अब क्या होता है क्या, जैसे कि सपोज ये वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, 33 वर्टिब्रा से मिलके बनी हुई होती है। ओके, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर क्या होता है हमारा, क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम अलग अलग चीज़ है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम अलग अलग चीज़ है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बोन से मिलके बनी हुई, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वो 33 इंडिविजुअल बोन से मिलके बनी होती है, जिसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। अब वर्टिब्रा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, कवर करके रखती हैं। इन बोन्स के बीच में क्या, इन बोन्स के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है और इसके आजू बाजू आपको वर्टिब्रल कॉलम दिख रही होगी। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, जो कि हार्मोन से रिलेटेड होते हैं और क्या होता है, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं हमारी बॉडी के। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम इज इन्वॉल्व इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। किस में हेल्प करती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स। ओके, दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ओके, एंडोक्राइन तो लिखा ही है और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ओके, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाता है? टारगेटेड ऑर्गन या सेल के पास। वहीं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके पास डक्ट नहीं है, ट्यूब नहीं है, वेसल्स नहीं है, तो वो अपना सिक्रीशन कहाँ रिलीज करते हैं? ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन्स, वो केमिकल मैसेंजर्स टारगेटेड ऑर्गन के पास तक पहुँचेंगे। ओके, एक्सोक्राइन क्या है? ये डायरेक्टली कहाँ? ऑर्गन्स तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होती है? डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। और एंडोक्राइन कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। ओके, तो हम आपके सिलेबस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिकली हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हार्मोन्स जो होते हैं वही केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स। ओके, दे ट्रैवल इन योर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू और ऑर्गन। ये कैसे ट्रैवल करते हैं? ये ब्लड के थ्रू ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। ये किस में हेल्प करते हैं? ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ये हमने लाइफ प्रोसेसेस में बहुत बार सुना है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस चाहिए एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म। ओके, हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई। हार्मोन्स जो हैं वो कैसे सिक्रीट होते हैं? वो सिक्रीट हो सकते हैं या तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुला है या फिर कोई इंटरनल स्टिमुला है। ओके, दोनों ही बेसिस पे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में जो आपके लिए ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कौन रिलीज करता है? थायराइड। हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है ये। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड और ये क्या रिलीज करते हैं? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन रिलीज करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए उनको चाहिए होता है क्या? आयोडीन।
क्या चाहिए होता है, आयोडीन। अगर आयोडीन उनको नहीं मिलेगा थायराइड ग्लैंड को, तो वो थायरॉक्सिन सिक्रीट नहीं कर पाएंगी, सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण जो ग्लैंड्स होती है थायराइड ग्लैंड वो स्वेल्ड हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, और वो स्वेलिंग हमें ही हमारे नेक रीजन में देखने को मिलती है, और उस बीमारी को हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं हम, गॉइटर। ओके, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी से नेक रीजन में स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग किस कारण से आ रही है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड स्वेल्ड हो गए। ओके, ये किस में हेल्प करते हैं, क्या फंक्शंस इनके, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। तो अब ये ग्रोथ हार्मोन है तो क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट ही दिखाएगा। ओके, फिर आता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। ये हमारी जो 2 किडनीज होती है ना, उन पे ऊपर पे टोपी जैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अबव बोथ किडनीज। ओके, एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और क्या सिक्रीट करते हैं, एड्रेनलिन। रेगुलेशन, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बढ़ाने में काम करते हैं, हार्ट बीट बढ़ाने में काम करते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, और इनका काम होता है इमरजेंसी में। किसमें, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में भी ये हेल्प करते हैं। जो फाइट और फ्लाइट वाला होता है ना, या तो लड़ो या तो फ्लाइट से भाग जाओ, है ना, तो ये वाला जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये भी इमरजेंसी कंडीशन में भी एड्रेनलिन ही काम करता है। ओके, जो आपको एग्ज़ाम के पहले एंजाइटी होती है, डर बैठा रहता है एकदम, पेपर कैसा जाएगा, या तो आप एग्ज़ाम दे आओगे, या तो कुछ लोग होते हैं कि मैं आज एग्ज़ाम देने नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं पढ़ा है। तो ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है, और इसमें कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा है, एड्रेनलिन हार्मोन एक्ट कर रहा है। ओके, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल है, इमरजेंसी कंडीशन के लिए एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है। अगर शुगर लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया है तो इंसुलिन आके उसको कम कर देगा। ठीक है, उसको कम कर देगा। रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ओके, पेनक्रियास एक और हार्मोन रिलीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं हम, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है कि जैसे ही उसने देखा अरे शुगर का लेवल कम हो गया, तो ये पेनक्रियास जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, और ये ग्लूकागॉन ज़्यादा है लिवर में, क्योंकि लिवर में जो है स्टोर्ड ग्लूकोज है। तो वो ग्लूकागॉन जो लिवर के पास पहुंचते हैं, वो बोलते हैं भाई ग्लूकोज की कमी हो गई है, तुम ग्लूकोज रिलीज करो। ओके, तो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है ताकि शुगर लेवल कम हो सके, ब्लड शुगर लेवल। फिर अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा कम हो गया तो वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है ताकि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए, ज़्यादा कम ना होए। ओके, अब आता है बात सेक्स हार्मोन्स की। कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स और ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स, ये हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा है, बट हाँ डिटेल लेक्चर में हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में ये दोनों पढ़ चुके हैं। तो टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स में कौन रिलीज करता है, टेस्टिस करती हैं, और फीमेल्स में कौन करता है, ओवरीज करती है, जिन्हें हम गोनैड्स भी बोलते हैं। ओके, तो टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस जो है वो मेल्स में होता है, वो क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ओवरीज जो है वो फीमेल में होता है, वो क्या रिलीज करती हैं, ईस्ट्रोजन। ओके, अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, जेनाइटल लोअर एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जेनाइटल में प्रेजेंट होते हैं ये, एब्डोमेन का जो एरिया उसके लोअर एब्डोमिनल एरिया में। ओके, अब जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मेल और फीमेल्स में मिलते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ओके, वो किसके कारण होते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के कारण ही होते हैं। चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे तो हमने बात कर ली हमारे किसकी, हार्मोन्स की, एंडोक्राइन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की कि ये क्या होता है। तो अब हार्मोन जो है वैसे तो होगा नहीं कि रिलीज ही होता जाता है, कुछ तो चीज़ होगी ना जो हार्मोन को रिलीज होने से बंद करेगी। जैसे अगर इंसुलिन रिलीज ही होता जा रहा है तो हमारा ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा, राइट। अगर ग्लूकागॉन ही रिलीज होता जा रहा है तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा।
तो इसको कुछ तो चीज़ होगी ना, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। Okay, the timing and amount of hormone release in our body is controlled by a mechanism called the feedback mechanism. ठीक है, किस टाइम पे कितने अमाउंट में हार्मोन रिलीज होना चाहिए वो हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, और इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। It keeps the secretion of hormones from glands in appropriate quantity. ये क्या करता है कि ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होते हैं वो अप्रोप्रिएट, ना ज़्यादा ना कम क्वांटिटी में ये रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल, इफ शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है, द इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। अगर क्या शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया ब्लड में, तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगा कौन? पेनक्रियाज। और वहीं अगर शुगर लेवल कम हो गया तो क्या रिलीज करेगा पेनक्रियाज? ग्लाइकोजन, सॉरी, पेनक्रियाज क्या रिलीज करेगा? ग्लूकागॉन, और ग्लूकागॉन जाके लिवर में एक्ट करेगा ताकि लिवर जो है वो ग्लूकोज रिलीज करे। ग्लूकोज जो लिवर में स्टोर है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड है। ओके, किस फॉर्म में स्टोर्ड है? ग्लाइकोजन। यहाँ पे दिया है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड शुगर लेवल राइजेस, ठीक है, सेल पेनक्रियाज की सेल्स ने डिटेक्ट किया कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, तो उसने तुरंत से इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, इंसुलिन सिक्रीट किया और ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो गया, फॉल्स डाउन, स्टॉप सिक्रीटिंग मोर। अब क्या हुआ कि इंसुलिन कम सिक्रीट होना हो गया, ठीक है, मतलब ख़त्म ही हो गया, इंसुलिन को इन लोगों ने सिक्रीट करना ही बंद कर दिया। ओके, अब क्या होगा? ये फीड आप सिक्रीट करना बंद कर दिया तो इसमें तो लिखा ही नहीं है, तो यही चीज़ चलती रहती है पूरे टाइम, सिक्रीट करना बंद कर दिया। ये क्या हुआ? फीडबैक मैकेनिज्म हुआ। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में। अब कैसे होता है ये? रिस्पॉन्स इन प्लांट्स हम पढ़ते हैं कि दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं प्लांट्स में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता, और एक ग्रोथ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मूवमेंट्स हमें कैसे देखते हैं? एक होता है नास्टिक मूवमेंट, ओके, एक होता है नास्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं हम इसको, ओके। तो क्या होता है, आपने टच मी नॉट की लीव्स देखी हो, ओके, छुई मुई का पौधा बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसको आप टच करोगे तो उसकी लीव्स जो है वो ड्रूप हो जाती है, वो बंद हो जाती है, राइट। तो ये क्या है, जब हम उसको छुएंगे क्या उसका जो पौधा है वो बढ़ता जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं होता है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, नास्टिक मूवमेंट। जहाँ पे भी कोई मूवमेंट शो हो रहा है बट वहाँ पे ग्रोथ शो नहीं हो रही, बस मूवमेंट शो हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नास्टिक मूवमेंट। लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ड्रूपिंग ऑन टचिंग, ओके, जो प्लांट है उसको हम टच करेंगे तो उसकी लीव्स कैसी हो जाएंगी? ड्रूप होने लगेंगी, बंद होने लगेंगी। और ये क्या है, रिलेटेड टू ग्रोथ नहीं है। तो आप इतनी बार बच्चे उसके साथ मस्ती करते तो ऐसा तो है नहीं कि वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ता तो नहीं है, वो वैसा का वैसे ही रहता है, बस उसकी लीव्स जो है वो बंद हो जाती हैं, ओके। अब ट्रॉपिज्म क्या है? रूट एंड शूट ग्रोइंग डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू ग्रोथ, ओके। प्लांट्स की हाइट बढ़ी, रूट जो है वो नीचे ज़मीन में मिट्टी में डेवलप होते ही जा रहे हैं, शूट जो है, शूट सिस्टम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, प्लांट्स की हाइट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये क्या है, ये रिलेटेड टू ग्रोथ है और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म बोलते हैं, ओके। नास्टिक मूवमेंट, these movements are non-directional responses to the stimuli. These movements are independent of the direction of the stimuli. बात दोनों एक ही है कि कोई भी stimuli आ रहा है, ओके, ये कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, कहीं से भी छुओ, तुम आगे से छुओ, पीछे से छुओ, आड़े से छुओ, टेढ़े से छुओ, उनको बंद होना है तो वो बंद होंगी ही होंगी, ओके। तो जहाँ से स्टिमुला आ रहा है वो उसी डायरेक्शन में नहीं बंद होंगी कि यहाँ से स्टिमुला आ रहा है तो सारी स्लीव्स यहीं से बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, ओके। दिस मूवमेंट कैन बी ड्यू टू चेंज इन ट्रिगर और ग्रोथ। अब ये चेंजेस जो हैं, ये मूवमेंट जो है वो ट्रिगर के कारण हो सकते हैं या ग्रोथ के कारण होते हैं, ओके। एग्जाम्पल, रिस्पॉन्स ऑफ टच मी नॉट। अब नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। Tropic movement is the movement of a plant in response to the stimulus present in the environment. This movement in response to root and shoot growth.
ओके तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ये ग्रोथ रिलेटेड होता है। जिस तरफ से उनको स्टिमुलाई मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करेंगे। और बेसिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट कौन शो करता है, रूट और शूट सिस्टम। ओके तो पहला ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं, फोटोट्रोपिज्म। इट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। दिस द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक एंड मूव टुवर्ड्स द लाइट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पेड़ को जिस साइड से लाइट मिल रही है वो उसी तरफ बढ़ता जाएगा, उसी तरफ बेंड हो जाएगा और उसी की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सन है, ओके और यहाँ पे पेड़ है। तो पेड़ जो है ना वो इसी सन के तरफ, ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। जो प्लांट है वो जहाँ से लाइट मिल रही है उसी डायरेक्शन में ये बेंड हो जाएगा। ओके तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि फोटो मीन्स लाइट और ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट। ओके तो जिधर से स्टिमुलस मिलेगा वो उसी तरफ बेंड होगा। अब क्या होता है कि प्लांट ऐसा रहता है, ओके उसको यहाँ से सनलाइट मिलती रहती है। तो हम अभी पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सिन जो होता है, प्लांट हार्मोन होता है एक ऑक्सिन, वो क्या करता है कि जिस इस पार्ट पे लाइट पड़ रही है तो वो जाके कलेक्ट हो जाता है शेडी पार्ट में, ठीक है, अपोजिट पार्ट में जहाँ पे लाइट नहीं मिल रही है। ओके अब यहाँ पे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है सेल एलोंगेशन के लिए, ठीक है, सेल ग्रोथ के लिए, तो सेल डिवीजन के लिए। तो क्या होगा, ऑक्सिन यहाँ आ गया। ओके अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका एलोंगेशन हुआ, शूट का यहाँ पे सेल भी ज़्यादा होने लग गए और यहाँ पे सेल का एलोंगेशन हुआ, जिसके कारण जो प्लांट था वो लाइट की तरफ बेंड हो गया। ऑक्सीजन जो थे वो कहाँ जा चले गए, वो शेडी पार्ट में चले गए जहाँ पे लाइट उनको नहीं मिल रही थी। वहाँ के सेल को उन्होंने एलोंगेट करना शुरू करा, जिसके कारण जब यहाँ के सेल एलोंगेट होने लग गए तो पेड़ जो था, जो प्लांट था, वो बेंड हो गया टूवर्ड्स द लाइट। ओके तो ये है क्या, फोटोट्रोपिज्म। अब हम बात करते हैं जियोट्रोपिज्म। इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सॉइल। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट सिस्टम। द रूट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। अब क्या है जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अराउंड, मतलब ग्रेविटी के तरफ जिसकी मूवमेंट हो रही है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ओके तो रूट जो है वो ग्रेविटी के तरफ ही काम करता है, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ ही वो बढ़ता है ना, मिट्टी के अंदर ही बढ़ता है। तो रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। और जो स्टेम है, स्टेम की हाइट लंबी होती जा रही है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी डेवलपमेंट दिखा रहा है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ओके इट इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स द वाटर। द स्टिमुलस हियर इज वाटर। अब भैया पेड़ को जहाँ पे भी, पेड़ की जड़ों को जहाँ पे भी पानी दिखता है वो उसी तरफ बढ़ने लगती है, उसी तरफ ग्रोथ और क्या डेवलपमेंट शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पानी दिखा, जड़ों को दूसरी साइड में पानी दिखा, तो क्या हो गई, उसी तरफ बेंड हो गई, राइट। तो यहाँ पे वाटर क्या है, स्टिमुलस है। क्या है, स्टिमुलस। ये बात हुई किसकी, हाइड्रोट्रोपिज्म की। अब हम बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म। It is the movement of a plant in response to a chemical stimulus. For example, growth of the pollen tube towards the ovule during fertilization in a flower. क्या होता है कीमोट्रोपिज्म? कीमोट्रोपिज्म का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। तो जब प्लांट का मूवमेंट केमिकल के जहाँ से केमिकल रिलीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। और यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, केमिकल है। तो क्या होता है इसमें, इसमें ये होता है कि जो ओके यहाँ पे है इमेज, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आके ना ये स्टिग्मा पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे चिपक जाते हैं। फिर ये पोलन ग्रेन से ये जो ओवरी होती है ना, ओवरी कुछ शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज करती है, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स बनाते हैं पोलन ट्यूब। ये आपको दिख रहा है पोलन ट्यूब, ये वाला पार्ट, दिस इज पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो ये पोलन ट्यूब कब बनता है, जब ओवरीज क्या रिलीज करती हैं, कुछ शुगरी सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं। तो पोलन ट्यूब जो है वो शुगरी सब्सटेंसेस क्या है, केमिकल स्टिमुलस है, तो वो उसी तरफ क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करते हैं।
ओके तो ये बात हुई किसकी, कीमोट्रोपिज्म की। अब हम बात करते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। इट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। ये क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट में जो कि टच से देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट टेंड्रिल्स क्लाइम अराउंड एनी सपोर्ट विच दे टच। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है, थिग्मो का मतलब होता है टच। ओके तो टच के जहाँ से भी स्टिमुलस आ रहा है, जहाँ पे टच फील हो रहा है, वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट शो कर रहा है, जैसे कि हमारा जो मनी प्लांट्स होता है वो। ओके तो क्या होता है, सपोज हम एक, आपने देखा होगा कि एक बैम्बू लगा देते हैं या फिर रोप लगा देते हैं जिसमें के उसको एंगल्फ करके मनी प्लांट बढ़ता है। तो जैसे ये सपोर्ट हमने लगा दिया, एक बैम्बू लगा दिया, अब क्या होगा कि मनी प्लांट इसके आजू बाजू ऐसे एनसर्कल करेगा, राइट, ऐसे होता है। ओके तो ये तो एकदम यहाँ पे थोड़ा क्या मेरे को थोड़ा दूसरे कलर से, दो डिफरेंट कलर यूज़ करने चाहिए मेरे को। ओके तो इसमें क्या होता है कि ये बैम्बू है सपोर्ट के लिए, और सपोज करिए कि ये जो है ये टेंड्रिल है मनी प्लांट की। तो मनी प्लांट की टेंड्रिल आपने देखा है कि वो कैसे एनसर्कल कर लेती किसी भी सपोर्ट को बिना किसी ब्रेक के। ओके तो ये एनसर्कल कैसे करती है वो हम देखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। इसको जैसे ही कोई सपोर्ट मिलता है, कोई टच फील होता है, तो वो उसके सराउंड में ऐसे पूरा उसको कवर कर लेती है। अब जैसे हमने ऑक्सिन पढ़ा था, तो ऑक्सिन जो है फोटोट्रोपिज्म में पढ़ा था कि ऑक्सिन जो है वो शेडी पार्ट में हमें वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पे सेल का एलोंगेशन कराता है। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्ट जो टच कर रहा है सपोर्ट को, उसमें तो कुछ नहीं होगा, बट जो पार्ट अवे है सपोर्ट से, जो पार्ट टच एक्चुअल में कांटेक्ट में नहीं है सपोर्ट के, उधर हमें क्या देखने को मिलेगा, उधर हमें देखने को मिलेगा ऑक्सिन। ओके जो पार्ट सपोर्ट के अवे है, दूर साइड में है, उसमें हमें वहाँ पे ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे, ऑक्सिन देखने को मिलेंगे। फिर ऑक्सिन अगर यहाँ पे हो जाएंगे तो ये एलोंगेशन का काम करते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ जो है टेंड्रिल जो है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये बेंडिंग प्रॉपर्टी शो होगी, और इसी ऑक्सिन के कारण टेंड्रिल जो है वो सपोर्ट को कवर कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके अब हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। इसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स, मतलब प्लांट हार्मोन्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे प्लांट हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं, जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स। और ग्रोथ इनहिबिट मतलब स्टॉप, रोक देना। तो ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक रहे हैं उसको हम बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स। अब तीन टाइप के ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस एंड जिबरेलिन्स। और ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ओके तब हम बात करते हैं ऑक्सिन की। Auxin promotes cell growth and differentiation, especially on the tip of the plant. It controls plant's response to light. Okay? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है। कौन, ऑक्सिन। सेल डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है कि तुम्हारा सेल का ये काम है, तुम यही करोगे, तुम्हारा यही शेप है, तुम्हारा यही साइज है। तो ये क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन, स्पेशली ऑन द टिप ऑफ द प्लांट्स। और कहाँ पे होता है ये, जो प्लांट्स के टिप होते हैं ना, तो शूट वाला जो टिप होता है, स्टेम वाला जो टिप होता है और रूट वाला जो टिप होता है, वहाँ पे ज़्यादातर क्या मिलता है, ऑक्सिन। ओके फिर इट कंट्रोल्स, हम पढ़ ही चुके हैं कि फोटोट्रोपिज्म में ऑक्सिन कैसे हेल्प करता है। फिर आता है साइटोकाइनिन, प्रमोट सेल डिवीजन, इट्स कंसंट्रेशन इज ग्रेटर इन सीड्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन करवाता है। क्या, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, इसलिए इसका साइटोकाइनिन ज़्यादातर हमें किस में देखने को मिलता है, सीड्स में और फ्रूट्स में। ओके फिर आता है जिबरेलिन्स, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम।
ये क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। बेसिकली ये इंटरनोड्स में प्रेजेंट होता है और इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, फिर आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है प्रमोट्स डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, इट प्रमोट्स विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। अभी क्या होता है, डॉर्मेंसी प्रमोट करता है सीड में, मतलब कि ये सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। ओके, विल्टिंग एंड फॉलिंग मतलब जो पत्तियां पीली हो जाती हैं और झड़ जाती हैं, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एब्सिसिक एसिड। फिर आता है इथाइलिन, प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। जो फ्रूट को पक के सड़ जाता है ना, वो काम कौन करता है, इथाइलिन। इथाइलिन का काम होता है फ्रूट को राइप करने का, मतलब उसको पका के सड़ाने का। अब पक गया है तो अब लास्ट स्टेज क्या होगी कि वो पकेगा 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 और सड़ जाएगा, है ना। तो इसलिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन। तो ये बात हुई हमारी किसके, फाइटो हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ पे जो है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट वीडियोस होता है कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपको आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।